भारत एक दृष्टि में। भारत एक दृष्टि में देखिए, इसमें हम भारत के बारे में, भारत देश के बारे में देखेंगे कि भारत की कौन सी राजधानी है, भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है, या अक्षांशीय विस्तार क्या है, या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या सब कुछ। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। भारत एक दृष्टि में सबसे पहले हम देखते हैं भारत, इस हमारे देश का नाम भारत। अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है, कौन कौन से हैं? आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, ये है हमारी पृथ्वी और ये हमारा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश, और हमारा जो भारत है उसकी स्थिति यहाँ पर है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम कहें 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो आप देखिएगा हमारा जो ये बैठता है भारत की अवस्थिति पूर्व और उत्तर के बीच में है, यानी कि उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको इस तरह से दिया होगा, उत्तरी पूर्व ना दिया हो, अगर आपको उत्तरी दक्षिणी दोनों या इस तरह से दिए हो, तो आप केवल उत्तरी गोलार्ध लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध ये हमारा कहलाता है, ठीक, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, आगे देखिएगा अक्षांशीय विस्तार। मैंने अपनी जो वीडियो अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में अपनी अक्षांशीय विस्तार के बारे में, तो देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट है ना। कैसे बताया था? फिर से वही चीज़ देखते हैं। देखिए, जैसे ये हमारी धरती है, यानी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच है भूमध्य रेखा। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री, तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले आएंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 90 तक पहुंच जाएंगे। और इसी तरह से नीचे भी 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पर भी 90 डिग्री पर हम आ जाएंगे। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है ना, तो ये कहाँ से है? देखिए, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऊपर जाइए तो लगभग आपका यहाँ बैठेगा 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी आपका इधर नीचे से हम स्टार्ट करते हैं है ना, तो ये आपका उत्तरी अक्षांश से ऊपर तक जाते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये आपका अक्षांशीय विस्तार है, यानी इतने अक्षांशों में ये आता है। और देशांतरीय विस्तार बोले तो देखिए, कल अब मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना बताया था कि इस तरीके से हमारी धरती पर हमने ये काल्पनिक रेखाएं मान रखी हैं है ना, इनको हम क्या कहते हैं? देशांतर है ना। और ये जो है हमारी, ये क्या है? आपकी अक्षांश। तो देखिएगा, ये जो आपकी रेखाएं हैं देशांतर से, तो यदि हम इसमें बात करते हैं तो जो हमारा प्यारा भारत है उसकी जो स्थिति है वो कौन सी है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ से मान लीजिए 68 डिग्री से ये देखिए पीले रंग से मैं दिखा रही हूँ, पूरब से लेके आपका पश्चिम तक। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको अब रेड रंग कलर से भी दिखा दे रही हूँ, लाल रंग से। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया देशांतरीय विस्तार, यानी कि इस देशांतर से लेके इस देशांतर तक है। और यदि हम अक्षांशीय कह रहे हैं तो ये क्या है आपका? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। आगे देखिएगा ज्यामितीय आकार कैसा है, इसका आकार में कैसा है, तो आप देख सकते हैं ये चतुष्कोणीय है ना, इस तरीके से है ना, कुछ कुछ देखिए ये है ना। तो आप देख सकते हैं ये आपका, मैंने एक आइडिया के लिए बना दिया, ये आपका लगभग इस तरीके से कुछ भारत हमारा दिखाई देता है। तो ये चतुर्भुज होता है ना इस तरीके से, तो देखिए चतुष्कोणीय है। ठीक है, अगला देखते हैं मानक समय। तो मानक समय में क्या है? 82.5 पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय। ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 मिनट आगे, यानी भारत का जो समय रहता है ये कितने मिनट आगे रहता है? तो ये आपका आगे रहता है 5.5 घंटा आगे रहता है। यानी अगर जो हमारी ग्रीनविच मीन लाइन है ना, GMT हम जिसको कहते हैं, ग्रीनविच माध्य समय जो है, यदि हम उसको देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसका जो समय है कितना आ गया है? 5.5 घंटा। यानी अगर वहाँ पर 1 बज रहा है तो इसमें 5.5 घंटे जोड़ दीजिए, यहाँ कितना बज रहा होगा? 6:30 बज रहा होगा।
ठीक है। इसी तरह से देखिए 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। मैंने आपको ये बताया भी था पहले भी। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये जो रेखा है ये ऐसे देशांतर है ना, यानी अगर ये हमारी धरती है और मान लीजिए ये हमारा भारत है ना, इधर इस तरीके से, तो ये इधर से निकल रही है ना, तो ये आपका क्या है, ये इसी को हम पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर निकलता है। अगला देखिएगा भौगोलिक विस्तार। तो देखिए भौगोलिक विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो भौगोलिक विस्तार में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर। और यदि हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की तो देखिएगा इसकी कितनी बैठती है चौड़ाई, पूरब से पश्चिम 2,933। देखिए पूरब से पश्चिम, ये पूरब है आपका, ये आपका पश्चिम है, तो पूरब से पश्चिम यानी इस तरह से कितनी है आपकी 2,933 किलोमीटर। और यदि हम उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण यहाँ से हम नीचे जाते हैं यदि, तो इसकी लंबाई कितनी है 3,214 किलोमीटर। ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे देखिएगा स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है भारत की, तो देखिए 15,200 किलोमीटर। कितनी, 15,200 किलोमीटर। देखिए स्थलीय सीमा की अब बात हो रही है, तो स्थलीय सीमा से हमारा क्या मतलब है, ये देखिए जितनी भी हमारा ये जो भारत है इस तरीके से है ना, और ये आप देख सकते हैं इसकी अगर हम सारी स्थलीय सीमा को मिला लें तो ये आपका कितना बैठता है 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा, जलीय सीमा कितनी है 7,516 किलोमीटर है ना, ये आपकी ये वाली, और जितने भी इसके द्वीप हैं इधर उधर उन सब की अगर हम मिला लें तो ये बैठती है लगभग 7,500। आगे देखिएगा प्रादेशिक जल सीमा, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। कितनी है, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक, यानी ये अगर ये हमारा पर्यावरण भारत है, नीचे का हिस्सा मैं दिखा रही हूँ, तो इससे अगर आप 12 समुद्री मील 12 मील तक चलेंगे तो ये आपकी कौन सी सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा कहलाती है। और अगर आप संलग्न क्षेत्र की बात करते हैं तो ये इसके आगे प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक, यानी 24 नॉटिकल्स, कितने 24 समुद्री मील तक कहलाती है। आगे देखिएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। कितना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जितना आपका एरिया है उससे भी आगे 200 समुद्री मील तक, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स तक। आगे है आपका यानी कि कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे बताया गया कि आपका जो ये भारत है, आप अब देखिए ये भारत है, ये है, यहाँ सब समुद्र है, तो इसका जो वो रहेगा एक तरह से कैप्चर कह लीजिए, या इसके जो हिस्से में आएगा वो पूरा समुद्र इसका थोड़ी है, तो इसका ये जितना भी आपको बताया गया अभी ऊपर है ना 200 समुद्री मील, ये इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया, या 12 नॉटिकल या 24 नॉटिकल, ये सब उसमें भी इनकी बाउंडेशंस होती हैं कि इतने के अंदर आप ये काम कर सकते हैं, इतने के अंदर आप ये काम कर सकते हैं, और इतने में आप ये कर सकते हैं, कुछ शर्तें होती हैं सभी देशों की। आगे देखिएगा जलवायु, कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु, मानसूनी है ना, हम सभी जानते हैं। जो आप बता सकते हैं कौन से राज्य से भारत में मानसून एंटर करता है, तो वो राज्य है आपका केरला। यहाँ पर जो आपका केरला राज्य है, सबसे पहले मॉनसून आपका यहीं से एंटर करता है हर वर्ष। आगे देखिए विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 2.4% है ना, जितना भी प्रतिशत है तो उसमें 2.4% क्या है आपका भारत के पास है। यदि देखिए हम ये सारा एक तरह से ऐसे दिखाएं तो 2% कितना बैठेगा, ऐसे समझ लीजिए लगभग बहुत मतलब नाम मात्र का इतना हिस्सा भारत के पास है। और तब भी आप समझ लीजिए ये पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की, यदि हम बात करें 1 अरब 21 करोड़
8,84,977, ठीक है। और ये विश्व में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत है, तो 17.5%। यानी कि ऐसा समझ लीजिए, अगर विश्व में जो भी जनसंख्या रहती है ना, तो उसका लगभग ऐसा समझ लीजिए 1/6 हिस्सा भारत में रहता है। यानी अगर हम एक पाई चार्ट पे इसको दिखाना चाहें, ये देखिएगा पाई चार्ट, अगर आप लोग समझते ही होंगे, ये देखिएगा तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक हिस्सा जो है ये किसके पास है, मतलब इतनी जनसंख्या अकेले भारत में रहती है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से हमने बताया था, प्रतिशत के हिसाब से केवल कितना हिस्सा भारत के पास है, 2 पॉइंट कितना था बताइए, हमारे पास है 2.4%। आगे देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये स्थान है भारत का प्रथम। कौन सा स्थान है, भारत का प्रथम है। और अब चीन जो है वो दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। देखिए भारत में जो पुरुष जनसंख्या है वो कितनी है, ये देखिएगा आप, कितनी बैठ रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 62,32,70,258। इसी तरह से महिला जनसंख्या की यदि बात करें तो कितनी है, 58,75,84,719, है ना। इतनी पुरुष जनसंख्या है और इतनी आपकी महिला जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या यानी गांव में रहने वाले लोग कितने हैं, 83.37 करोड़ लोग गांव में रहते हैं, जबकि शहर में कितने रहते हैं, आप देखिए 37.71 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। यानी ग्रामीण जनसंख्या यदि प्रतिशत वाइज आप देखें तो देखिए 68.8% लोग गाँव में रहते हैं और 31.16% लोग कहाँ रहते हैं, केवल शहरों में। आगे देखिए जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो ये हमारी है 17.64%। 17.64% 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए आप सभी जानते हैं जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, यानी कि जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में एक बार होती है, लेकिन ये 2021 में क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि कोविड महामारी के कारण ये जो है आपकी जनगणना सर्वे नहीं हो पाया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लिंगानुपात। लिंगानुपात का क्या मतलब है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो ये हैं आपकी 943। यानी अगर 1000 पुरुष हैं भारत में तो उस पर 943 ही महिलाएं हैं। आगे देखिए शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात इसी तरह से 918 प्रति 1000 पुरुषों पर, किस पे, 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का एरिया है और ये 1 किलोमीटर का एरिया है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी ख़राब कंडीशन है भारत में, कितना मतलब लोग, आप देखिए बिल्डिंग पे बिल्डिंग और फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट के ऊपर फ्लैट, और कहीं कहीं एक ही घर में कितने सारे 30-30, 35-35 लोग रहते हैं। तो ये देखिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा है भारत में, बल्कि विश्व में नंबर 1 पर है, जो कि बहुत ख़राब कंडीशन में है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना आगे, तो देखिएगा आप कुल साक्षरता। भारत में कुल साक्षरता कितनी है, तो ये है आपकी 74.04%। कितनी है, 74.04%, यानी 100 में से केवल 74% लोग ही शिक्षित हैं, वो भी एजुकेटेड नहीं है। देखिए साक्षरता और एजुकेशन यानी लिटरेसी, लिटरेट और एजुकेट होने में बहुत अंतर है। लिटरेट का मतलब होता है कि केवल व्यक्ति लिख लेता है और पढ़ लेता है बेसिक चीज़ों को, और आपका एजुकेटेड होना कब होता है, जब व्यक्ति ने अच्छी कोई डिग्रीज वगैरह ली हो, ठीक है, तो तब एजुकेट कहलाता है। तो यहाँ केवल लिटरेसी की बात चल रही है। तो कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 74.04%। इसमें भी पुरुष साक्षरता कितनी है, 82.14%। महिला साक्षरता कितनी है, 65.46%। देखिए पुरुष साक्षरता ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू महिला साक्षरता के। अगला देखिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या, यानी अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हैं आपके 20,13,78,086। ठीक है, कितने हैं, 20 करोड़, ये देखिए 20,13,78,086
78,086, यानी कुल जनसंख्या में से यदि हम बात करें तो 16.6% के कौन से जाति के लोग हैं? शेड्यूल कास्ट के हैं, अनुसूचित जाति के। आगे है आपका अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, तो ये कितने हैं? 10,42,81,034। ये आपकी कुल जनसंख्या का कितना है? 8%। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितनी अनुसूचित जनजाति है उसका ठीक आधा भारत में अनुसूचित जनजाति है। कुछ आप जनजातियों के मुझे नाम बता सकते हैं क्या? देखिए, जैसे आपकी भील है ना, आपकी गौड़ है, और आपकी और कौन सी है बताइए? और है आपकी खासी है ना, आपकी जयंतिया है, और आपकी गारो है, बहुत सारी हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? 28। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार, कितने एरिया में पर्वतीय क्षेत्र हैं भारत में? तो 10.7% एरिया जो है वो आपका पर्वत से घिरा हुआ है। और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 18.6%। पहाड़ियाँ कितनी हैं? पहाड़ी किसे कहते हैं? पर्वत क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, पहाड़ी छोटी छोटी। तो ये जो है आपकी कितनी है? 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार, पठार समझते हैं, जो ना तो नुकीला होता है ना ही मैदान की तरह समतल होता है, बल्कि बीच का होता है, यानी इस तरीके का होता है। ऊंचा भी होता है लेकिन नुकीला शीर्ष नहीं होता, इसका नुकीला शीर्ष नहीं होता है, इस तरीके से होता है, तो उसे हम पठार कहते हैं। तो ये कितना है? 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो ये है आपका 43%। कितना है? 43%। भारत की बात हो रही है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन से हैं? पहले भी हमने बात की थी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। अगर पूरब में पूछेंगे तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम। और यदि गुजरात का इधर हो जाएगा आपका गुजरात, ये आपका हो जाएगा पश्चिम की तरफ। समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, समय भारत समय रेखा पर स्थित 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो देखिए आपका ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 राज्य हैं ऐसे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए कौन से केंद्र या राज्य हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं, तो वो हैं आपके 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है भारत में? 23। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 962। अगला देखिए, बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है हमारा? हाथी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है हमारा? तो है बरगद का पेड़, ठीक है। और मोर का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? पावोक्रिस्टेटस। और राष्ट्रीय पशु बाघ का क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस। और देखिए राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा बरगद, उसका नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। अगला देखिए, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है हमारा? कमल का फूल, है ना। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? नीलंबो नूसीफेरा। आगे देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ समझते हैं। देखिए जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये देखिए इस तरीके से शेर बन रहे हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह उसमें, है ना। 3 शेर दिखते हैं हमको, एक शेर पीछे की तरफ है, ये हमारा सारनाथ से लिया गया, इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो यही आपका अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय गान कौन सा है आपका? तो वो है आपका जनगण मन। कौन सा है राष्ट्रीय गान? जनगण मन। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चैटर्जी। अगला है, राजकीय भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी हिंदी। कौन सी है? हिंदी, ठीक है। और आपकी राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन। क्या नाम है? गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्का गैंगेटिका। गंगा से देखिए गैंगेटिका, ठीक है। आगे देखते हैं, पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल,
केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में स्थित है। 3 राज्यों में, कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में आपका पुदुचेरी, और पुदुचेरी क्या है? ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है और ये 4 भागों में बटा हुआ है। आगे देखते हैं अब हम। देखिए, अब हम भारत के भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे, है ना, भौगोलिक बात करेंगे भारत की। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? ये आपका भाग था किसका? गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का। देखिए, आपको पता है ये जो आपका भारत था, हमारा देश जो भारत है, ये पहले हम देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारी धरती थी, है ना, तो हमारी धरती पे एक ही द्वीप था, ठीक है, उसको हम कहते थे पेंजिया। कौन सा? पेंजिया। उसके बाद जो है ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, तो ये जो हिस्सा था आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। अब ये धीरे धीरे अलग होते गए, धीरे धीरे ये और तरह से बिखरते चले गए, अलग होते चले गए। तो ये जो हमारा हिस्सा था, है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए, जैसे ये हमारी धरती थी और ये हमारी धरती के कई सारे हिस्से बन गए, अलग 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 अलग। तो यहाँ पर भी था इस तरीके से। तो ये हिस्सा धीरे धीरे टूट करके और ये धीरे धीरे सरकता चला गया इधर की तरफ, और जब ये सरकता चला गया तो धीरे धीरे जाके यहाँ पे टकरा गया। और इस तरह से जब ये टकराया तो हमारे एक तो हिमालय बन गए, हिमालय पर्वत बन गए, है ना, क्योंकि ये जब जाके टकराए तो ये एक के ऊपर एक ज़मीन चढ़ गई इस तरीके से, और उससे जो है हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत बन गए, ठीक है। और ये जो हमारी ज़मीन थी, जो हिस्सा जाके टकराया, वो क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब देखिए, भारत में उपलब्ध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कैसे जो वो पार्ट था कैसे ऊपर जाता चला गया और वो जाकर के टकरा करके ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय इस तरह से बन गया और ये हमारे हिमालयास का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए, उत्तर की तरफ ही तो गया ये धीरे 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 सरक सरक के, ठीक है। आगे देखिए, भूगर्भिक संरचना। कौन सी? भूगर्भिक संरचना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं वो? तो वो हैं आपके हिमालय पर्वतीय मैदान, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि जब हमारा ये भारत जाके टकराया इस तरीके से, तो यहाँ पर ये बन गए आपके, मतलब गोंडवाना लैंड जब टकराई, ये आपके क्या बन गए? हिमालय पर्वत बन गए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर ही मैदान है इसके नीचे, तो ये आपका दूसरा टाइप हो गया। और तीसरा क्या है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये आपका जो है सारी ज़मीन, ये क्या है? पठार है, तो इसको हम कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। आगे देखते हैं, हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। देखिए, हिमालय की संरचना के बारे में अब हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र। दूसरा है वृहत हिमालय या महान हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और लास्ट है हमारा भारी या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। अगला देखिए, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो देखिए, सबसे पुराने जो हिमालय हैं वो हैं आपके वृहत हिमालय। वृहत हिमालय कौन से हैं? वृहत हिमालय। आगे देखिएगा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं भावर। क्या कहते हैं? भावर। देखिए, जैसे ये आपके हिमालय क्षेत्र मैंने आपको बताया था, तो इससे लगा हुआ जो एक समतल सा एरिया है ना, मैदान है, उसे हम क्या कहते हैं? भावर। क्या कहते हैं? भावर, ठीक। और देखिए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक 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 जो है ये हिमालय के सबसे लास्ट में आता है, एक तरह से पैरों में, इसीलिए देखिए शिवालिक। अगला देखिए, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो ये गिरिपथ की स्थिति का, किसका? गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 600 से 1200 मीटर। कितनी है? 600 से 1200 मीटर। आगे देखिए, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय आपका महान हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। ये आपके महान हिमालय हैं, ये आपके शिवालिक हैं, तो इनके बीच में क्या है? लघु हिमालय।
हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। ये सबसे नए हैं, हिमालयाज़ जो हैं इनमें सबसे नए कौन से हैं? तो आपके शिवालिक हिमालय हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो नर्मदा और ताप्ती, ये जो आपकी नर्मदा नदी है ये आपकी ताप्ती नदी है, तो इनके बीच में कौन सी आपकी है? तो आपकी पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा, सतपुड़ा। ठीक है, आगे देखिएगा। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कौन सी? राकापोशी कहाँ पर है? लद्दाख में। राकापोशी लद्दाख में।